नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 10 किस्तें सुन चुके हैं। अब 11वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। सूरन मिंग ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस इन 2 इंडियन के नाम याद रह गए हैं, वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका है। तुम शायद श्रीकांत और राजपाल की बात कर रहे हो। ये लें जी, मिस अमेरिका। भाई को इनके नाम भी याद हैं। मेरा नाम जेनिफर है। जेनिफर को शायद महसूस हुआ था कि सूरन मिंग को उसका नाम नहीं आता। शुक्रिया मिस जेनिफर, अब कम से कम तुम्हारा नाम मुझे नहीं भूलेगा। तुम बेशक हमारी वापसी के बाद फोन करके भी मेरा इम्तिहान ले सकती हो, बल्कि रोजाना इम्तिहान लेती रहा करना। इसी बहाने हम भी ये खूबसूरत और सुरीली आवाज सुन लिया करेंगे। उसकी बात पर जेनिफर ने एक खूबसूरत सा कहका उछाला और इससे पहले कि हम में से मजीद कोई बात करता, इंस्ट्रक्टर की तरफ से बुलावा आ गया। अगला पीरियड शुरू हो चुका था। क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जेनिफर पूछने लगी, अब आप अपना तारुफ भी करवा दें। मेरा नाम जीशान है और मेरे साथी का नाम सरदार खान है। मैंने सरदार खान की तरफ इशारा किया जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश रहा था। जीजान, उसने अजीब से तलफ्फुज से मेरा नाम लिया। बस ऐसा ही कुछ कह लिया करो। मुझ में अपने नाम की मजीद मिट्टी प्लीज कराने का हौसला नहीं था। इससे कुछ बाइद नहीं था कि तलफ्फुज ठीक करते करते अगली मर्तबा जाने क्या कह देती। अगर मैं सिर्फ जी कह लिया करूं तो। उसने शौक नजरों से मेरी जानिब देखा। बदले में तुम भी मुझे जैनी कह लेना। मैंने कहका लगाया, नहीं मैं सिर्फ जी कहूंगा। जी। वो आंखें मीचते हुए दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराई और कहा, डन। ये भी बता दूं, जी हमारे यहाँ खुद से ज्यादा मर्तबा वाले शख्स को इस बाती जवाब देने के लिए जी कहा जाता है। वो बेसाख्ता हंसी, वैसे मैं तुमसे सीनियर तो हूं ना, आखिर को कैप्टन हूं। और मैं भी जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर इंस्ट्रक्टर की जानिब मुतवज्जा हो गया था। जेनिफर मेरे और सरदार के दरमियान ही बैठ गई थी। 3 पीरियड्स के बाद आधा घंटा टी ब्रेक करने के लिए मिला। मैस नजदीक ही था। मेरे और सरदार के अलावा बस चंद आदमियों ने चाय या काफी के मग को हाथ लगाया था। अक्सरियत ने उम्मुल खबाइस का जाम थामने में दिलचस्पी ली थी। जेनिफर ने भी हमें कंपनी देने के लिए काफी पीना पसंद किया था। दौरान गुफ्तगू वो पूछने लगी, मिस्टर जी पहले पीरियड में तुम इस इंडियन से क्यों तलख हो रहे थे? जेनी का इशारा श्रीकांत की तरफ था। वो हमारी तालीम पर भक्ति कस रहा था। अंग्रेजी न जानने से तालीम का क्या ताल्लुक? उसने हैरानगी से पूछा। मैंने कहा, यह बात कम अज कम तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। मैं समझना भी नहीं चाहती। मुझे तो बस यादाश्त बेहतर करने के तरीके बताओ, एक शर्त पर। वो मानी खेज लहजे में बोली, शर्त सुने बगैर कम अज कम किसी खूबसूरत लड़की को हाँ नहीं करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी या बुरी शर्त नहीं है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस तुम अपनी खूबसूरती के राज खोल दो। यादाश्त बेहतर करने के तरीके मैं बता देता हूँ। जवाबन उसका मुतरन्नम कहका गूंजा। उसी वक्त सामने बैठा राजपाल अपने साथी श्रीकांत को कहने लगा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जहां मुसले ने लड़की देखी वहीं राल टपकानी शुरू कर दी। ये बात उसने हिंदी में कही थी। मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर जवाब दिया, सही कहा महाराज, और इसी वजह से ही तो तुम लोग हमें बहुत आसानी से फांस लेते हो। तुम हद से बढ़ रहे हो। राजपाल का गुस्सा जाहिर कर रहा था कि उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। नहीं, मैं इत्मीनान से बोला, तुम अपनी हद अबूर कर रहे थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगह वापस धकेलना जरूरी था। मेरा ख्याल है तुम लोगों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो चुकी है। जैनी ने एकदम सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। इस दौरान सरदार खान ने अपना कोट उतार कर अपनी कुर्सी के पीछे लटकाया और अपनी आस्तीन अड़सने लगा। वो उसने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि देखने वाले खुद ब खुद समझ गए थे। मिस्टर खान प्लीज। जैनी ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाना चाहा। वो उर्दू ही में जैनी से मुखातिब हुआ, इस खंजीर के बच्चे को जुबानी बात समझ में नहीं आता बीबी। सरदार तुम बैठो, मैंने उन्हें उनकी जुबान में समझा दिया है। मैंने सरदार को बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। श्रीकांत और राजपाल हमें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए वहां से थोड़ी दूर पड़ी हुई कुर्सियों की जानिब बढ़ गए थे। जी तुम लोग एक दूसरे के इतना खिलाफ क्यों हो? तुम लोग रशियन और चाइनीज के खिलाफ क्यों हो? ओके छोड़ो, तुम शायद नहीं बताना चाहते। मैंने संजीदगी से कहा, बता तो दिया है। ओके, रूखे लहजे में कहते हुए वहां से उठ गई थी। यकीनन उसे रूस और चाइना का जिक्र पसंद नहीं आया था। मैं भी उसे बनाने के बजाय सरदार की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। यार सरदार, खुद पर काबू पाया करो। हम मैदान जंग या बॉर्डर पर नहीं हैं कि तुम फौरन लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हो। इन खंजीरों को देखकर मेरा खून खोलने लगता है। सरदार का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर जगह भी तो देखी जाती है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हमें वापस भी भेजा जा सकता है। कितना दुख होगा हमारे सीनियर्स को। मालूम भी है हमें यहाँ भेजने के लिए कितनी रकम खर्च हुई है। माजरत ख्वाह हूँ जीशान भाई, आइंदा ख्याल रखूंगा। उसने नादम होकर कहा, ट्रेनिंग के मैदान में उन्हें नीचा दिखाकर हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सरदार खान ने पुरज़म होकर कहा, अच्छा चले, ब्रेक खत्म होने वाली है। लोगों को क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर मैं खड़ा हो गया। सरदार ने भी इस बात में सर हिलाते हुए मेरी तलकीद की थी। टी ब्रेक के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक पीरियड पढ़ाकर हमें यह कहकर छुट्टी दे दी कि अगले दिन हर स्नाइपर अपने मुल्क की आर्मी यूनिफॉर्म में होगा।
शाम को कोई क्लास वगैरह नहीं थी। हम दोनों ट्रैक सूट डालकर पीटी ग्राउंड में चले गए। बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना हुआ था। 400 मीटर के ट्रैक पर 20 चक्कर लगाने के बाद हम दोनों जिम में घुस गए थे। एक अच्छे स्नाइपर के लिए जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से सेहतमंद होना जरूरी होता है। इसके साथ इसमें बला की कुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए। सरदार खान की तरह जोशीले स्नाइपर ज्यादा देर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, क्योंकि दौरान मिशन ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां जिल्लत अमेज बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। अपने साथी को आंखों के सामने मरता देखकर दम साध कर लेटना पड़ता है। उसके कातिल को कैफरे करदार तक पहुंचाने की सकत होने के बावजूद उसे छोड़ देना पड़ता है। और फिर भूख प्यास का तो स्नाइपर के साथ जन्म जन्म का साथ है। ये ऐसी बातें हैं कि स्नाइपर की ट्रेनिंग की शुरुआत के साथ उस्ताद अपने शागिर्दों के ज़हन में डालना शुरू कर देते हैं, मगर वक्त पड़ने पर बहुत कम स्नाइपर इन बातों पर पूरा उतरते हैं। हम जिम से बाहर निकले तो सूरज गरूब होने वाला था। कमरे में जाकर हमने नीम गर्म पानी से गुस्ल किया और कपड़े बदल कर शाम की नमाज वही कमरे में पढ़ ली। रात को डाइनिंग टेबल पर एक बार फिर तमाम से मुलाकात हुई। जेनिफर मुझे श्रीकांत के साथ घूमती नजर आई, मगर मेरे लिए यह बात किसी अहमियत की हामिल नहीं थी। यूं भी मैं यूसुफ सानी नहीं था कि वो मेरे इतराफ में घूमती रहती। इतनी गपशप भी उसने जाने किस लिए कर ली थी। सबसे बढ़कर मैं खुद भी उसके साथ ताल्लुक रखने के हक में नहीं था कि किसी लड़की की गुर्बत में मुझसे कोई गलत काम भी हो सकता था, और फिर लड़की भी जेनिफर जैसी जो लाखों में एक हो। सबसे बढ़कर उस वक्त मैं पाक आर्मी की नुमाइंदगी कर रहा था। गो इस इलाके में औरत की गुर्बत को गलत नहीं समझा जाता, मगर मेरा दीन और मुआशरा तो इस ताल्लुक को बुरा गर्दानता है, और मेरे लिए यही काफी था। डाइनिंग टेबल पर हराम और हलाल हर किस्म की खुराक दस्तयाब थी। हलाल खाने वालों के लिए बर्तन तक अलहदा दस्तयाब थे। हलाल खाने में सब्जी, चावल और चिकन की डिशें बनी थी, जबकि दूसरों के लिए जो कुछ पका था ना तो हम इन डिशों से वाकिफ थे और ना वाकफियत का कोई शौक ही था। इसलिए हम अपने खाने की जानिब मुतवज्जा रहे। हम वहाँ पर 10 मुसलमान थे। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हम सारे मुस्लिम खाने की टेबल पर इकट्ठे हो गए थे। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुस्लिम चाहे किसी भी कौम, इलाके या मुल्क से ताल्लुक रखते हों, खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की एक अनदेखी डोर उन्हें आपस में बांधे रख दी है। खाने के दौरान एक बार फिर तारुफ का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज्यादा मसला सरदार खान के लिए था कि उसे उर्दू और पश्तो के अलावा कोई जुबान बोलना नहीं आती थी। उसके लिए मुझे ही मुतरज्जम के फराइज अंजाम देना पड़ते। खाने के बाद हम दोनों अपने कमरे की जानिब चल दिए कि दूसरी खराफात के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। जेनिफर भी मुझे अकेली ही एक्सपोर्ट कार की तरफ बढ़ती दिखाई दी। शायद वो बाहर किसी से मिलने जा रही थी। यूं भी इस उम्र में अमेरिकन लड़कियां दर्जनों बॉयफ्रेंड भुगता चुकी होती हैं। हमारे कमरे के अंदर भी एक LED मौजूद थी, मगर हम दोनों की दिलचस्पी स्नाइपिंग के मुतल्लिक किताबों और स्नाइपर फिल्मों के साथ थी। एक शेल्फ में स्नाइपिंग के मुतल्लिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद थी। कुछ स्नाइपर राइफल के मुतल्लिक थी और कुछ मुख्तलिफ स्नाइपर्स के तजुर्बात के बारे में थी। कमरे में कंप्यूटर और दर्जनों CDs भी मौजूद थी। हम स्नाइपर की जिंदगी के मुतल्लिक एक मालूमाती फिल्म लगा कर देखने लगे। मैं ये तो नहीं कहता कि एक अमेरिकन सिपाही पाकिस्तानी सिपाही से बेहतर है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि उनकी तरबियत बहुत बेहतर और जदीद सहूलियात को बरोकार लाकर की जाती है। जैसे हम स्नाइपर कोर्स के लिए आए थे तो ट्रेनिंग मैदान के अलावा हम तमाम के रहायशी कमरों में भी उन्होंने ऐसी सहूलियात मुहैया कर दी थी कि हम अपने कमरे में आराम करते वक्त भी स्नाइपिंग के मुतल्लिक काफी कुछ सीख सकते थे। कोई भी इंसान कभी अपने फन में काबिल नहीं होता और कोई भी अक्लमंद जिंदगी के किसी मरहले पर यह कहने की जिसारत नहीं कर सकता कि अभी उसे सब कुछ मालूम है। बकौल सकरात सबसे ज्यादा जानने वाला वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। फिल्म देखने के दौरान मैंने सरदार हुसैन से कहा, आज के बाद हम पश्तो में गुफ्तगू करेंगे। क्या मतलब? उसने हैरानगी से पूछा। मतलब ये खान साहब कि मुझे पश्तो सीखने का शौक है और अब एक खान की सोहबत भी मुयस्सर आ चुकी है, तो क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए। और इस बारे मुझे उस्ताद उमर दराज ने भी ताकीद की थी। उस्ताद उमर दराज? हाँ, उस्ताद उमर दराज। मैंने उसे उस्ताद उमर दराज से होने वाली मुलाकात का हाल सुना दिया था। बड़े खुशकिस्मत हो यार। मैं भी कहूँ एकदम तुम्हारा फायर मुझसे बेहतर कैसे हो गया। ये तो है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वैसे पश्तो सीखना किसी फारिग वक्त के लिए मुअक्कर कर देते तो ठीक था, कहीं स्नाइपिंग ट्रेनिंग ही से हाथ न धो बैठो। फिक्र न करो, मैं मजाहिया लहजे में बोला और कहका लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहन कर गए थे। तमाम अपने अपने मुल्क यूनिफॉर्म में थे। पीरियड शुरू हुआ तो एक अधेड़ उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर बैठ गया। वो तर्जुमान था। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए उसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शोक आवाज सुनाई दी। वो सूरन मिंग से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया ही है सूरन साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नीम प्लेट लगी है। नाम पढ़ लो, यूं ही दिमाग खपाने का फायदा।
मुझे मालूम था कि वो ये सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। उस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना पड़ी। दोपहर को हम ट्रैक पर दौड़ रहे थे कि इसराइल से ताल्लुक रखने वाले क्लार्क और डोलंड पास्को तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद डोलंड पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये यहूदी मुझे काफी दफा श्रीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नजर आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार ने अपनी रफ्तार तेज करना चाहिए, मगर मैंने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। उन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक की 1 या 2 चक्कर लगाने हैं बोले बादशाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा करूंगा और उन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। सरदार खान की पठानी हिस्स बेदार हो चुकी थी। यार दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे समझा बुझाकर उनका पीछा करने से रोक दिया और अगले चक्कर ही में वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की तरफ जा रहे थे। देख लिया, बस यही इनकी प्रैक्टिस थी। वो हमें चिढ़ा रहे थे जिशान। सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था। तो चिढ़ाते रहे, हमें जरूरत ही क्या है चिढ़ने की। ये कोई मुकाबला तो नहीं था ना। तुम्हारा हर बात में अलहदा फलसफा होता है। कल इस खूबसूरत लड़की को भी खफा कर दिया था, अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें इसके खफा होने पर गम है या इसके हिंदुओं के साथ घूमने पर? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर। मतलब मैं उसे कह दूं कि वो हिंदुओं के साथ न घूमा करे, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ होती है। अगर वो खुद को अकेला समझती है तो सरदार खान उसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो झट से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? चिनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मेरी बाजी को क्या पता कि उसका शोहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। यानी आपके ख्यालात इतने बदबूदार हैं कि उनकी बू हमारी बहन फौरन सूंघ लेती है। यार मजाक उड़ाने की कोशिश न करो, मैंने यूं ही कह दिया था। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जवाबन हंस कर खामोश हो गया था। ज्यादा बातें करने की वजह से हमारा सांस फूलने लगा था। उसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा। वो अकेली नहीं थी, उसकी अमेरिकन साथी कैट वाटसन भी उसके हमराह थी। दोनों ने चुस्त पजामे पहने हुए थे। बलाई लिबास भी फक्त ब्लाउज पर मुश्तमिल था, मगर ये पाकिस्तान तो था नहीं कि हमें हैरानगी होती। वहाँ की औरतों के नजदीक तो वो एक मुकम्मल लिबास था। बेहया औरतें। सरदार ने नाक मुंह छुड़ाई। देख लो, तुम मुझे इनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर काम जायज होता है। इससे मोहब्बत कौन करता है? वो फलसफियाना लहजे में बोला। मोहब्बत ना सही, हिंदू के बच्चे से जंग तो है ना। सरदार जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलता है? क्या यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो? वो खिफत से बोला, जीशान भाई तंज कर रहे हो तो और क्या करूं? तुमने इसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। वो देखो, काफिर के बच्चे भी पहुंच गए। सरदार खान ने दूर से आते हुए श्रीकांत और राजपाल को देखकर नफरत भरे लहजे में कहा, भाड़ में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं अमेरिकन तितलियों की पुश्त को घूरने लगा, जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, से भी एक कदम आगे का लिबास देवतन किए हमसे 30-35 मीटर आगे दौड़ रही थी। उनके पजामे जिस्म का असर रंग छुपाने के अलावा किसी अज़ू को छुपाने की एहलियत नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इस तरह के स्किन टाइट पजामे का आम रिवाज है, बल्कि हमारे लिबरल्स हम वतनों का पसंदीदा लिबास यही है। वो दोनों लड़कियां हमारी तरह जॉगिंग ही कर रही थीं, इसलिए हमारे बीच फासला बरकरार रहा था। श्रीकांत और राजपाल ट्रैक के किनारे खड़े होकर इनके करीब आने के मुंतजिर रहे। जैसे ही वो दोनों इनके करीब पहुंची, वो उनके साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगे। हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो चारों भी शौक जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मैनी के लहजे में पूछा, क्या हाल है साथियों? वो गोया हमें ये जता रहा था कि उसने जेनिफर को हमसे छीन लिया है। सरदार के कुछ कहने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, आज कल से कुछ बेहतर है कि ये बला सर से टली। श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को बला कहने का यही मतलब हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं सादगी से बोला, मुझे इसके जायके का क्या पता, मैंने चखा थोड़ी है इसे। यूं भी हम मुसलमानों का मिजाज इस बारे में मुख्तलिफ होता है, हम किसी के बच्चे यहाँ फेंके हुए माल को मुंह नहीं लगाते। श्रीकांत ने मसनूई कहका लगाया, इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने भी कहका लगाकर उसका साथ दिया था। उसी वक्त जेनिफर ने राजपाल से हम दोनों की गुफ्तगू का मतलब पूछा। जवाबन राजपाल ने बगैर लगी लिपटी रखे सब कुछ उसकी गोश गुजार कर दिया था। उसकी बात सुनते ही जेनिफर लाल भभूखा होकर मेरे पास आई। वो गाली बकने लगी थी, मगर फिर न जाने क्या सोच कर रुक गई और लम्हा भर मुझे घूरने के बाद बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसर हुई, तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कोई बात नहीं की कैप्टन, मैंने इत्मीनान भर लहजे में जवाब दिया। मिस्टर कांत को तो की है ना? उसने श्रीकांत के नाम का हुलिया बिगाड़ा। नहीं, श्रीकांत ने हमारा हाल पूछा और मैंने बता दिया कि कल से बेहतर है। बाकी वो खुद तुम्हारी जात को गुफ्तगू में घसीट रहा था, तो मेरा जवाब देना तो बनता था ना। मिस्टर जी अपनी हद में रहो।
कैप्टन जेनिफर हेंसले, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। अगर नाम मेरा नहीं आता तो प्लीज मुझे मुखातिब न करो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एक्सरसाइज मशीन की तरफ बढ़ गई। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? सार्जेंट रेगन वाच हमसे थोड़ा दूर एक्सरसाइज कर रहा था। हमारे दरमियान तल्ख कलामी सुनकर उसने मेरे नजदीक आकर पूछा। नहीं शुक्रिया दोस्त। कैप्टन जेनिफर हेंसले को कोई गलत फहमी हुई थी। ओके कहकर वो कंधे उचकाते हुए वापस मुड़ गया। रेगन वाच के वापस मुड़ते ही सरदार ने पूछा, ये क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही थी? मैंने शरारत से कहा, कह रही थी तुम्हारा साथी सरदार उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा है। अब इतना भी पठान नहीं हूँ यार। क्यों, पठान होना कोई बुरी बात है क्या? तुम लोग पठानों को बेवकूफ समझते हो ना? बिल्कुल गलत। ये किसने कहा पठान बेवकूफ होते हैं? पठान तो गैरत, जुर्रात और बहादुरी का दूसरा नाम है। अलबत्ता उन्हें सादा कहा जा सकता है कि दिल में कोई बात छुपा नहीं सकते और जज्बात में जरा जल्दी आ जाते हैं। असल बात बताओ, मुझे टरखाने की कोशिश न करो। कमरे में बताऊंगा, यहाँ दुश्मन सुन रहे हैं। ये कहकर मैं पुशअप निकालने लगा। राजपाल और श्रीकांत ट्रैक सूट का अपर उतार कर भोंडे अंदाज में अपने मसल्स की नुमाइश में लगे थे, बिल्कुल आजकल की इंडियन फिल्मों के हीरोज की तरह, जो सीन की डिमांड न होने के बावजूद अपने मसल्स की नुमाइश पर बाजिद नजर आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात के फिल्मों में तो कैमरा ट्रिक या डिमी के इस्तेमाल से ये मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ इन दोनों के पास कोई ऐसे जिस्म मौजूद नहीं थे वो किसी अमेरिकन लड़की को मुतासर कर सकते। खैर, ये मेरी जाती राय है। जरूरी नहीं कि लड़कियां सिर्फ मसल्स देख कर ही मुतासर होती हूँ, उनकी कोई दूसरी खूबी भी उन गोरियों को पसंद आ सकती थी। मशक के इख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर निकल आए थे। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफर के गुस्से की बाबत बता दिया था। एक बात कहूँ ज़ीशान भाई, मुझे लगता है कि ये गोरी तुम्हारी जात में दिलचस्पी ले रही है। भला वो कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। यार सामने की बात है, वो कल से इन लोगों के साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफरत है, और फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा ख्वामुखा तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चिनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी होती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना उसका आए रोज का मामूल था। अब देखो वो मेरी बीवी है। खान साहब, साफ कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों कत्ल करवाना चाहते हो। वो चिनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। भूल है तुम्हारी। ये जिन्स जिसे बीवी कहा जाता है, शोहर नाम की मखलूक के लिए बराबर खतरनाक होती है। वैसे ज़ीशान भाई, मुझे तो चिनारे का गुस्सा, उसका लड़ना झगड़ना, उसकी जिद पर बहुत प्यार आता है। यकीन करो, जो प्यार मोहब्बत उसके गुस्से में होता है उसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। सही कहा। मैं ठंडा सांस लेकर माहीन की यादों में खो गया था। वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियां ऐसी ही होती हैं। उनकी अहमियत का अंदाजा इस वक्त होता है जब हम उनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस किस तरह की जिरा करती हैं, और खफा होकर या रूट कर भी अपने खावंद का इतना ही ख्याल रखती हैं जितना खुशी की हालत में रखती हैं। बगैर कुछ कहे खाने के बर्तन सामने ला धरना, बेतुजी जाहिर करते हुए भी मुकम्मल ध्यान रखना कि प्लेट में सालन खत्म तो नहीं हो गया या पानी का गिलास तो खाली नहीं हो गया। बिस्तर पर लेटते हुए ऐसी हरकत करना कि शोहर को मालूम होता रहे कि बेगम साहिबा जाग रही हैं, सोई नहीं, और शोहर साहब के पास मनाने की गुंजाइश मौजूद है। बज़ाहिर लातल्की का अंदाज लिए शोहर की हर सहूलत का पूरी तवज्जो से जायजा लेना, ऐसा कोई मशरकी बीवी ही कर सकती है। मगरब के हिस्से में ये मोहब्बतें कहाँ, वहाँ तो बस सारी मोहब्बतों का महवर ही मर्द औरत की जिस्मानी कशिश या दौलत का हसूल होता है। अगले दिन ब्रेक के दौरान मैं और सरदार एक तरफ खड़े होकर ल्यूपोल्ड साइट के मुतल्लिक तबादला ख्याल कर रहे थे। जेनिफर हमारे करीब खड़े जमील खान और सिकंदर अली के साथ आकर गप्पे हाँकने लगी। इन दोनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दोनों क्लीन शेप पठान थे। अंग्रेजी जुबान पर उन्हें अच्छा खासा अबूर था। जेनिफर उनसे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने लगी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर वहां से थोड़ा दूर हट गया। सरदार को वहां से दूर होने की वजह मालूम नहीं हुई थी, क्योंकि जेनिफर की तरफ उसकी पुश्त थी। अलबत्ता जिस जगह पर जाकर हम रुके थे वहां जापानी लिजोना अपने साथी के साथ ऐसी जुबान में महवे गुफ्तगू थी जिसका एक लफ्ज भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये दोनों इतनी खूबसूरत गुफ्तगू तो नहीं कर रहे कि तुम मुझे इतनी तेजी से यहाँ तक खींच लाए हो। सरदार तंजिया अंदाज में मुस्तफसर हुआ। खान भाई, लिजोना की मासूमियत तो देखो ना। मैंने बच्चों के से नक्श रखने वाली जापानी लड़की की जानिब उसे मुतवज्जा किया। लिजोना अपना नाम मेरे मुंह से सुनकर चौंकी और मुझे अपनी जानिब घूरता पाकर मुस्कुराकर अदब देने के अंदाज में झुक गई। मैंने भी उसके अंदाज में झुककर उसे आदाब किया। उसका साथी और सरदार मेरे अंदाज पर हंस पड़े थे। लिजोना के मासूम चेहरे पर भी तबस्सुम खिलने लगा। हाय लिजोना, मैं ज़ीशान और मेरा साथी सरदार खान है। मैंने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो पुरतपाक मुसाफा करते हुए कहने लगी, थैंक यू ज़ीशान एंड थैंक यू सरदार। उसका साथी भी हमें खुशदिली से मिला था। उससे मुसाफा करके हम उनके साथ ही रुक कर गपशप करने लगे। मैंने कुनखियों से जेनिफर की जानिब देखा। वो हमारी जानिब ही मुतवज्जा थी। उसका रवैया मुझे उलझन में डालने लगा था। हर इंसान अपनी खूबसूरती के बारे खुश फहमी का शिकार होता है। मैं भी अच्छा खासा खूबसूरत और पुरकशिश था, मगर वहाँ पर ऐसे मर्द मौजूद थे जो मुझसे खूबसूरत और कद्दावर थे। मैं तो शायद उनके अशरे अशीर भी नहीं था।
درمیانی قد و قامت، رنگت بھی ہلکی سانولی جسے زیادہ سے زیادہ گنمی کہا جا سکتا تھا۔ افغانستان سے آنے والے دونوں حضرات تو 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور صحت مند جسم، بلا شبہ مغربی تہذیب میں پلی بڑھی ان عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل ساتھی تھے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی وہاں کافی خوبصورت مرد موجود تھے۔ ان تمام کی موجودگی کے باوجود جینیفر کا یوں مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا میں کسی مخصوص عہدے پر براجمان کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کے اپنی جانب مائل ہونے کو کسی سازش کا نام دے دوں۔ اسی طرح کوئی الڑ دوشیزہ بھی نہیں کہ اپنی عزت و عصمت کا خوف لاحق ہو۔ گو مرد کی بھی عزت ہوتی ہے مگر فی زمانہ اس کا خیال بھی عورتوں ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ خود مرد کو ایسی کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی کہ ان کی عزت محفوظ رہے۔